नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। स्कूल खुलने का पहला दिन ही बुरी खबर लेकर आया। अयोध्या के एक विद्यालय में झूले का पिलर टूटने से एक बच्चे की मौत हो गई। घायल 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। घटना है विकासखंड मसौदा क्षेत्र के भाईपुर गांव की। यहां पर स्थित आर्यन शिक्षण संस्थान में जुलाई के पहले दिन ही झूला झूलते समय झूला टूट गया, जिस पर बैठे 3 बच्चे घायल हो गए। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल ले गया गया, जहां डॉक्टर ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया और 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। थाना पूरा कलंदर के भाईपुर गांव में स्थित आर्यन शिक्षण संस्थान में 1 जुलाई को जब विद्यालय खुला तो बच्चे झूला झूल रहे थे। उसी समय झूला टूट गया। झूले पर बैठे कक्षा 2 के छात्र अमर वर्मा, 10 वर्षीय पुत्र विजय वर्मा, समर वर्मा, 10 वर्षीय पुत्र संजय वर्मा और उमंग वर्मा, 12 वर्षीय पुत्र कृपाराम वर्मा निवासी भाईपुर गिरकर घायल हो गए। तीनों को विद्यालय के प्रबंधन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अमर वर्मा को मृत घोषित कर दिया। बाकी 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंचे सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि बच्चा झूला झूल रहा था, तभी झूले का पिलर टूट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। झूले का मानक क्या था, ये शिक्षा विभाग की जांच के बाद सामने आएगा। शिक्षण संस्थान है, यहाँ पे लंच टाइम में बच्चे झूला जो लगा हुआ 2 पिलर से झूला पड़ा हुआ था, जैसा कि लोगों को बताया जा रहा है। तो वो झूला झूलने के दौरान पिलर गिर गया, जिसमें बच्चे दब गए, जिसमें हॉस्पिटल में संभवतः एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और 2 बच्चे जिला अस्पताल चिकित्सालय में एडमिट हैं। सर, ये जैसा विद्यालय दिख रहा है, किस तरीके से लग रहा है कि मानक के विपरीत ही बना हुआ है, इससे आगे क्या कार्रवाई होगी? अब देखिए, इसके लिए संबंधित विभाग को लिखा जाएगा और उनके विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में उनके विभाग से पत्राचार करके इसकी जांच की जाएगी, क्या विद्यालय उनके मानक के अनुरूप है या नहीं, और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर से संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण दस्तक अभियान के लिए जागरूकता रैली को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए मलिन बस्तियों में साफ सफाई, नियमित फागिंग, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने और क्लोरीन की गोलियां वितरित कराई जाएंगी। इसके बाद 16 जुलाई से घर घर दस्तक अभियान शुरू होगा। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर अजय राजा, मलेरिया विभाग के अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि कलेक्ट्रेट से डीएम ने आज संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण दस्तक अभियान जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज संचारी रोग अभियान की शुरुआत हो रही है और इसमें हम लोगों ने कन्वर्जेंस की बैठक 2 बार किया है हम लोगों ने, और कन्वर्जेंस के द्वारा सभी विभागों से सहयोग अपेक्षित है। पंचायती राज विभाग है, पशुपालन विभाग है, कृषि विभाग है, सभी को एक सम्मिलित प्रयास करके हम लोग स्वास्थ्य विभाग, ICDS सब सम्मिलित प्रयास करके गांव में अभियान चला रहे हैं। स्वच्छता का अभियान, एंटी लार्वा का छिड़काव भी होगा, क्योंकि ये बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इसमें बीमारियों, संक्रामक बीमारी फैलने की संभावना रहती है, तो उसको हम लोग सीमित करेंगे और जागरूकता के द्वारा लोगों को अगर कोई भी बीमारी होती है तत्काल अस्पताल में CSC, PSC और हमारे जिला अस्पताल बहुत बड़ी फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, उनको तत्काल हम उनको उपचार मुहैया कराएंगे। और सभी डिपार्टमेंट से ये है, हम लोगों ने किया है कि सब सम्मिलित प्रयास करके मिलजुल कर काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे। सफाई की व्यवस्था को बेहतर सुनिश्चित करेंगे और दवाइयों की आपूर्ति भी पर्याप्त मात्रा में है स्वास्थ्य विभाग के पास। और जहाँ पे भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा तो उसमें हम लोग क्लोरीन टैबलेट्स वगैरह वाटर बॉडीज़ में यूज़ करेंगे और पूरी तरीके से तैयारी है और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सब मिलकर काम करेंगे। और नागरिक भी अपेक्षित है कि हम नागरिक सब मिलकर इसको जागरूकता के साथ अच्छा काम करें। शपथ संक्रामक रोगों के रोकथाम और उसके निदान उपचार के लिए हम लोगों ने शपथ कराई है कि हम सभी नागरिकों का, सभी प्रशासनिक अधिकारी का, सभी विभागों का एक कर्तव्य है कि हम शपथ लेते हैं कि हम इन बीमारियों से लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे और पूरा सिस्टम हम लोग इसके खिलाफ, संक्रामक बीमारी के खिलाफ हम लोग रहेंगे। मेन मोटिव ये है कि आम जनमानस को इनमें जागरूकता फैलाना संचारी रोगों के बारे में, क्योंकि अब जैसा मालूम है कि अब बारिश का सीज़न शुरू हो गया है तो ये संक्रामक रोग फैलने का बहुत डर रहता है, तो ये रैली निकाल कर आम जनमानस को एक तरह से जागरूक करना है हमें। देखा जा रहा है कि उधर मुंबई में एकनाथ शिंदे की ताजपोशी हो रही थी तो इधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 4 समर्थक शिव सैनिक अयोध्या पहुंच गए।
चारों समर्थक शिव सैनिकों ने रामलला का दर्शन पूजन कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए आशीर्वाद मांगा। अयोध्या के संकट मोचन हनुमान किला मंदिर के महंत से मुलाकात करने के बाद यहां पर खुशी में मिठाई बांटी गई और पटाखे भी फोड़े गए। अयोध्या पहुंचे शिव सैनिकों ने कहा कि प्रभु रामलला और बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद एकनाथ शिंदे के साथ है। उन्होंने बताया कि एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री पद के लिए की गई, तब से चारों लोग एक साथ यहां पर अपने गृह जनपद थाने से चलकर पहुंचे हैं। अयोध्या में रामलला का दर्शन किया और एकनाथ शिंदे के लिए आशीर्वाद मांगा। तो मुझे कहाँ तो लगा कि रामलला का दर्शन लेना चाहिए। कल जैसे साहब का रिजल्ट ये हुआ, मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ, तो मैं रात को यहाँ आ गया और रामलला का दर्शन ले रहा हूँ। तो कोई मान्यता थी इस तरह की? ऐसे दिल में एक इच्छा थी कि कब तो साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आऊँगा। अभी आ चुका था, एक 10-15 दिन 20 दिन पहले आया था। उस टाइम ऐसा सोचा था, उसके बाद परिस्थिति महाराष्ट्र में चेंज हो गई, ये सब हुआ। घर वाले बेटे को डीएम कहकर पुकारते रहे और आखिर बेटा बन गया आईएएस ऑफिसर। जी हां, रामनगरी अयोध्या का लाल है उत्कर्ष द्विवेदी, जो तीसरे प्रयास में 5वीं रैंक पाकर आईएएस बन गया और रामनगरी अयोध्या का मान बढ़ा दिया। आज जब उत्कर्ष द्विवेदी अपने शहर के नाका स्थित आवास पहुंचा तो घर वालों ने केक काटकर मिठाई खिलाकर उसका स्वागत किया। इस दौरान उसके माता पिता भावुक हो उठे। उसकी माता रंजना द्विवेदी ने बताया कि उसके माता पिता पहले से ही डीएम कहकर के उसे पुकारते थे। आखिर में डीएम कहते कहते उनका बेटा आईएएस अफसर बन गया। आईएएस में चयनित उत्कर्ष द्विवेदी ने बताया कि वह भगवान और उनके माता पिता के आशीर्वादों का फल है। 2 बार वह जरूर असफल हुआ लेकिन निराश नहीं हुआ और तीसरी बार में उन्हें सफलता मिल गई। देखिए, खुशी तो है ही, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा तसल्ली है कि जो इतने वर्ष मेहनत किया भगवान ने उसका परिणाम दिया हमें। और इसका श्रेय देखिए भगवान को जाता है, माता पिता के आशीर्वाद को जाता है, नाना मेरी स्वर्गीय नानी को जाता है, सब यहाँ जितने मेरे परिवारजन हैं, मित्रजन हैं, जिन्होंने सहयोग किया इस इतने लंबे सफ़र में, ये उन लोगों की दुआओं की वजह से जो है मुमकिन हो पाया है। देखिए, परिश्रम तो था क्योंकि ये मेरा तीसरा प्रयास था और पहले 2 बार मैं इंटरव्यू तक पहुंच के मेरा कुछ अंकों से नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन वही मैंने कहा कि परिवारजनों ने, मित्रों ने, सबने बहुत सहयोग किया ऐसे टाइम पे और उसी का नतीजा है कि यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। 1 अप्रैल 2020 से पूर्व पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर करों के बकाया पर लगी पेनाल्टी को 100% माफ करने का निर्णय लिया गया है। अब तक परिवहन विभाग के अधिकारी को पेनाल्टी पर अधिकतम 75% छूट देने का अधिकार था। इस निर्णय के बाद बकायेदारों को पेनाल्टी पर 100% छूट मिल जाएगी। यह निर्णय शासन स्तर से लिया गया है। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि छूट की श्रेणी में कर बकाया, न्यायालय में लंबित प्रकरण, अपील, लंबित प्रकरण, फाइनेंस के कब्जे वाले वाहन और वसूली प्रमाण पत्र यानी आरसी जारी किए गए व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। पूरी जानकारी उन्होंने दी कि क्या है अप्रैल 2020 से पहले पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर अर्थदंड माफ करने की योजना। एक मुफ्त शास्ति माफ़ करने की योजना सरकार ने लॉन्च की है, जो 27 जून 2022 को हुआ है। इसमें 1 माह समय सीमा निर्धारित की गई है एप्लीकेशन देने के लिए। जो व्यक्ति जिनका कर बकाया है उनकी गाड़ी 1 अप्रैल 2020 अथवा उसके पूर्व की पंजीकृत होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। इसके अलावा उनका मुकदमा कहीं अपील में लंबित हो या कहीं हाई कोर्ट में लंबित हो या किसी अपीली अधिकारी के यहाँ हो अथवा उनका वसूली प्रमाण पत्र जारी हो गया हो, इन सब कंडीशन में वो व्यक्ति अपना आवेदन शुल्क 1000 रुपया जमा करके आवेदन कर सकता है। आवेदन के उपरांत उसका जो है पटल सहायक द्वारा अभिलेख उसका परीक्षित किया जाएगा और उसके बाद जो है हमारे सामने एप्लीकेशन आएगी। इसमें जो सक्षम अधिकारी हैं वो संभागीय परिवहन अधिकारी हैं, उनके सामने वो एप्लीकेशन जाएगी अनुमोदन के लिए। अनुमोदन होने के उपरांत वो व्यक्ति अपना कर बकाया जमा करेगा, जिस पर जो भी उसकी शास्ति होगी वो 100% माफ हो जाएगी।
वह एक मुश्त भी जमा कर सकते हैं और 3 किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। 3 किस्तों में पहली किस्त उनकी 50%, उसके बाद 25% और अंत में 25% जमा करनी होगी, जो 1 माह के भीतर जमा करना होगा। अगर व्यक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत 1 माह तक अपना कर बकाया जमा नहीं करता है तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देय होगा। और ये समय सीमा 3 माह निर्धारित की गई है कि समाधान योजना जो लागू हुई है उसकी अधिकतम सीमा 3 माह है। अगर 3 माह बीत जाएगा तो वो व्यक्ति के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी पूर्ववत हो जाएगी, जिस पर शास्ति भी देय होगी। अतः लोगों से अपील है कि जिनकी गाड़ियाँ 1420 अथवा पूर्व की पंजीकृत हैं और उनका कर बकाया है, वो शीघ्र कार्यालय में आकर के अपना आवेदन जमा करके और बकाया कर जमा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर DR भुवन डायग्नोस्टिक अयोध्या से सभी अपने चिकित्सक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम आज जो चिकित्सा दिवस जो है, चिकित्सक दिवस जो मना रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर VC राय, जो विधान चंद राय, जो पटना में पैदा हुए थे, 1982 में पैदा हुए थे और इन्होंने बंगाल मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की। फिर ये लंदन FRCS करने गए, लेकिन अंग्रेज़ों ने भेदभाव की वजह से, हिंदुस्तानी होने की वजह से उन्हें 30 बार उनके आवेदन को रिजेक्ट किया और 30वीं बार वो FRCS के लिए उनको अनुमति दी गई तो वो 2 साल में FRCS करके आए और हिंदुस्तान में चिकित्सा जगत में बहुत ही बड़ा कार्य किया। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया अपने देश के लिए। और वेस्ट बंगाल के 1948 में मुख्यमंत्री बने, जो लगभग कई बार वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने वेस्ट बंगाल को बहुत ही मतलब अच्छा किया और बेहतर किया। और इतने अच्छे चिकित्सक थे कि वो जो है मुख्यमंत्री रहते हुए रात के 3 बजे 4 बजे तक मरीज को भी देखते थे और अपने मुख्यमंत्री का दायित्व भी निभाया करते थे। तो हम ये चाहते हैं कि हम सभी चिकित्सक बंधु और डॉक्टर VC राय की तरह ही एक अच्छे चिकित्सक बने और समाज की सेवा करें। धन्यवाद। गरीब बुजुर्ग महिलाओं में मच्छरदानी बांटकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने आज धूमधाम से जन्मदिन मनाया। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के पिपरी जलालपुर टोल प्लाजा के पास निषाद बस्ती में पंडित समरजीत ने पहुंचकर ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों के बीच मिष्ठान वितरित किया तथा असहाय बुजुर्ग माताओं को मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए मच्छरदानी का वितरण किया। इस मौके पर पंडित समरजीत ने कहा कि हम सबके नायक, गरीबों के मसीहा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो जहां हो वहीं गरीबों के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। आज अयोध्या जनपद में हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज जन्मदिन था। आज हम निषाद बस्ती में जाके ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं को मच्छरदानी वितरण करके तथा लड्डू खिलाकर अपने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनवाने का काम किया तथा माताओं बहनों से अपने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दीर्घायु होने के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगने का काम किया। दिव्यांग शहर के अंगूरीबाग आवास विकास कॉलोनी में केसरवानी ऑटोमोटिव का शुभारंभ कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने फीता काटकर किया। ऑटोमोटिव के प्रोपराइटर प्रदीप कुमार केसरवानी को उन्होंने बधाई दी। सहयोगी शशांक केसरवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा अपनाएं, क्योंकि शहर में पेट्रोल की गाड़ियों से हो रहे प्रदूषण को देखते हुए उसको रोकने के लिए जिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में तेजी आई है। इसी को देखते हुए अंगूरीबाग स्थित आवास विकास कॉलोनी में केसरवानी ऑटोमोटिव शोरूम का शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर VK गुप्ता, डॉक्टर सरिता गुप्ता, ब्रजनंद यादव, अशोक जायसवाल, संजय मनुचा, राम कुमार मोटरवानी, रामनाथ जायसवाल आदि मौजूद थे। 1 जुलाई को आज उद्घाटन हुआ है, शुक्रवार को। आज का मुहूर्त भी बहुत अच्छा था। रथ यात्रा का मुहूर्त है, जो कि गाड़ी 2 व्हीलर्स के लिए बहुत अच्छा एक अवसर माना जाता है उद्घाटन का। अगर आप रिकाबगंज से चौक जा रहे हैं या फिर चौक से रिकाबगंज आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको जाम के झाम में फंसना पड़ेगा। वजह है यहां पर सिविर लाइन के लिए खोदा जा रहा गड्ढा।
गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। गड्ढों में बरसात होने के बाद पानी भर गया है। पाइपें इसमें आधी अधूरी छोड़ दी गई हैं और मिट्टी की भराई तक नहीं की गई है। सीवर लाइन बिछाने का काम हालांकि तेज करने का दावा हो रहा है, लेकिन जिस गति से सीवर लाइन डाली जा रही है, ऐसा लगता है कि बरसात में लोग यहां दुर्घटना का शिकार होंगे। वैसे तो रिकाबगंज से चौक आज पूरे दिन जाम लगा रहा। तिल तिल करके लोग धीरे धीरे रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे थे। एक ही लेन खोली गई है, जबकि दूसरी लेन पर गड्ढे खोद दिए गए हैं। जो लेन खोली गई है उस लेन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पैदल या बाइक से बड़ी मुश्किल से आ जा पा रहे हैं। देखना यह है कि गड्ढों की भराई कब होगी, अब कब यहां पर यातायात व्यवस्था बहाल हो पाएगी।